हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म की मैं बात करूंगी, इस फिल्म का नाम है पेस्टिनजी, जो आई थी 1988 में। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या कोई इंग्लिश मूवी है? तो नहीं, ये एक हिंदी मूवी है और इसमें इतने बेहतरीन कलाकार हैं। और मैं बता दूं कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है। तो जैसे कि मैंने शायद पता नहीं आपसे कभी कहा हो या नहीं कहा हो कि 90s के सिनेमा से 2% ज़्यादा मुझे 80s का सिनेमा काफ़ी प्रभावित करता है। और जिस तरह का सिनेमा 80s में देखने को मिला, वो बड़ा ही डिफरेंट सिनेमा देखने को मिला। और मैं ये कहूँगी कि ये जो 80s का जो दौर था, ये बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल ईयर था बॉलीवुड के लिए। और इस 80s के एरा में इतनी डिफरेंट मूवीज़ आई हैं, जितने उनको डिफरेंट तरीके से बनाकर प्रेजेंट किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और ये फ़िल्म भी उनमें से एक है। और इसमें कलाकार हैं, मैं आपको बता दूं, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी और किरण खेर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किरण खेर भी आपको इस मूवी में दिखाई देंगी और बहुत ही खूबसूरत लगी हैं वो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने करियर के मतलब ऐसे दौर में थी जहाँ पर लोग उन्हें जानते थे, पहचानते थे, पसंद भी करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग किरण खेर जी को जानते हैं, वो उस टाइम पर हम उतना नहीं जानते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था बॉलीवुड में कि किरण खेर जी ने बॉलीवुड में हर फिल्म में किरण खेर जी का एक बड़ा ही अच्छा, बहुत ही यूनिक रोल हुआ करता था। लेकिन ये वो दौर था जब अपनी पहचान को आगे बढ़ाने में किरण खेर जी लगी हुई थी। और इसमें जो किरण खेर जी का भी जो कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो काफ़ी है। और बहुत ही खूबसूरत लगी हैं वो इस फिल्म में। और जिन जिन लोगों ने किरण खेर जी को यंग एज में नहीं देखा है, तो आपको इस फिल्म के ज़रिए वो देखने को मिलेंगी। बहुत खूबसूरत और बड़ी ही अच्छी लगी हैं। तो कहानी कुछ यूँ होती है, पहले मैं बता दूं कि जो इस फिल्म का जो कहानी जो बेस है, वो पारसी जो लोग होते हैं, मतलब एक तरीके से जो ये कहानी है, ये पारसी एटमॉस्फेयर के ऊपर बनी है। पारसी कल्चर को दिखाया है इस फिल्म में, जो कि मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पारसी कल्चर के बारे में अभी भी ज़्यादा मुझे तो नहीं पता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने नोट करी हैं, वो ये हैं कि पारसी और गुजराती थोड़े से सिमिलर होते हैं। ख़ास तौर पे जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो शब्द होते हैं, वो काफ़ी गुजराती से काफ़ी मैच करते हैं। ये मैं इसीलिए भी बता सकती हूँ क्योंकि मेरे कुछ नोन लोग हैं जो गुजरात साइड में सेटल हैं, तो थोड़ा बहुत मैं गुजराती लैंग्वेज समझ सकती हूँ। तो जैसे ये जो पारसी हैं, ये बच्चे को डीकरा बोलते हैं, तो यहाँ पर भी गुजराती में भी ये मेरा डीकरा है, ये मेरी डीकरी है, तो ऐसे करके बात करते हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे गुजरात साइड की जो महिलाएं हैं, वो सीधे पल्ले वाली साड़ी डालती हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी ही साड़ी पहनी जाती है पारसीज़ में, आगे सीधे पल्ले वाली। तो कुछ ना कुछ मुझे सिमिलैरिटीज़ दिखी हैं। तो अब इसका भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, ऐसा क्यों है। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो पता चल जाएगा। मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं अभी उस पर इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है कि मैं आकर बोल सकूं, क्योंकि मैं जो हूँ फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ, इतिहास के पन्नों को पलटने का मेरा शौक़ नहीं है, क्योंकि इतिहास भी बड़ा एक सेंसिटिव होता है, एक चैप्टर होता है। इतिहास के साथ भी बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा भूल जाऊं कि जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ही ना हो। और एक तरीके से किसी को बुरा लगे कि आपको अगर पता नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो, इससे अच्छा तो मत बोलते। तो मुझे पता होता है कि अक्सर जो ऑडियंस होती है, कुछ चीज़ें हिट कर जाती हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस तो मैंने कहीं सुना था, किसी ने बताया था कि क्यों गुजराती और पारसीज जो होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसकी भी कुछ स्टोरी मैंने कहीं सुनी थी, अब मुझे नहीं पता वो कितनी सच्ची है कितनी नहीं है, लेकिन शायद वो सच्ची ही थी। बट खैर जो भी है, ये जो पारसी कल्चर है देखकर मुझे अच्छा लगा।
काफ़ी मतलब स्वीट मुझे कल्चर लगा। लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो ज़्यादा क्योंकि पारसी कल्चर को लेकर ज़्यादा फ़िल्में वग़ैरह कम ही बनी हैं, लेकिन कम हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले एक फ़िल्म का भी रिव्यू किया था, खट्टा मीठा, अशोक कुमार की, तो उसका भी पारसी कल्चर दिखाया गया था। तो चलिए खैर, ये कल्चर को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पेंडिंग में डालते हैं, फिर कभी बात करेंगे, कभी कुछ ऐसा कोई टॉपिक निकला तो क्या होता है कि पेस्टन जी यानी कि नसीरुद्दीन शाह जो हैं, ये जो कहानी है, ये कहानी है दो दोस्तों की, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब जो अनुपम खेर का जो करियर होता है वो थोड़ा सा डामाडोल होता है, वो इतना भी सेटल नहीं होता है अपने करियर में। लेकिन वही वाली बात है कि भाई शादी का प्रेशर आ जाता है। उधर जो नसीरुद्दीन शाह भी अपने लिए एक लड़की देख रहे होते हैं, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम दोनों को लड़की पसंद आ गई, हम जिनको देखने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक ही दिन शादी कर लेंगे कि जो भी जगह पर, हॉल पे। लेकिन वो होता ऐसा नहीं है, होता कुछ यूँ है कि नसीरुद्दीन शाह देखने जाते हैं शबाना आज़मी को, लेकिन कुछ हॉरोस्कोप का चक्कर वो डाल देता है, थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाता है। लड़की उसको अच्छी ना लग कर भी अच्छी लगती है, बट ड्यू टू सम रीज़न वो ज़्यादा जवाब नहीं देता, और जवाब देता है तो उन तक वो मैसेज पहुंचता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर वो रिश्ता चला जाता है अनुपम खेर के पास, और अनुपम खेर शादी कर लेता है शबाना आज़मी से, जिसका पता उसे बहुत बाद में चलता है। और वो भी शॉक्ड हो जाता है जब उसको पता चलता है कि शबाना आज़मी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है, क्योंकि भाई मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया, मैंने बताया ही नहीं हाँ या ना। तो फिर अगर मैंने बताया भी तो वो मैसेज उस तक शायद लेट पहुंचा, क्या हुआ, तो वो शादी जो है वो अनुपम खेर से हो जाती है। खैर, जो नसीरुद्दीन होता है वो बड़ा सीधा साधा और बहुत ही मतलब अच्छा इंसान होता है। वो उस चीज़ को बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बीवी है, चलो ठीक है, मुझे लड़की कहीं ना कहीं पसंद थी, तो मेरे दोस्त की शादी एक अच्छी लड़की से हुई है, और वो उसी इमेजिनेशन में जीता है। वो अब क्या है, अपना ट्रांसफ़र ले लेता है, तो बीच बीच में वो मिलता रहता है अपने दोस्त से वगैरह। तो वो मतलब एक तरीके से, कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की खुशियों के लिए जीते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए ही मतलब अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं, कि भाई दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, यार मेरा दोस्त सुखी रहे, अब इतने साल हो गए हैं, अब उनका बच्चा हो जाए, लाइक वो ये सोचता रहता है यार अब ये दोनों साथ में बहुत खुश होंगे, अब तो इनकी फैमिली प्लान हो रही होगी। लेकिन बात तब थोड़ी सी डरावनी होती है कि जब जो है अनुपम खेर ही बताता है कि भाई मेरी वाइफ का, यानी कि जो शबाना है, उसका मिस कैरेज हो गया है। मतलब मिस कैरेज क्या, उसने खुद ने ही अपनी जो प्रेगनेंसी है वो कैंसिल करवा दी है, बिकॉज़ उसको लेबर पेन से डर लगता है। और उस टाइम पर तो खैर इतनी सुख सुविधाएं होती नहीं थी, जहाँ पर लड़कियां आजकल तो पहले ही बोल देती हैं कि हमें सी सेक्शन से बच्चा चाहिए, हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत पेन होता है। मतलब लड़कियां, औरतें डरती हैं, जो ठीक भी है, सबकी मतलब अपनी मर्जी होती है। पहले औरतों को ये चॉइस लेने का अधिकार नहीं होता था, कितने कितने घंटे लेबर पेन्स बर्दाश्त करके वो बच्चों को जन्म देती थी। तो यहाँ पर इस वजह से जो है उनका रिलेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका होता है। और जो शबाना है वो अपने फादर को अपने घर पे ले आई है, और जो अनुपम खेर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। उसका कोई केस चल रहा है और उसके केस को देख रही है एक लॉयर, जो कि एक विडो है और काफ़ी आउटस्पोकिंग है और काफ़ी बिंदास महिला है, जिसका किरदार निभाया है किरण खेर ने। तो उसको लेकर जो लोग हैं बातें करते हैं कि भाई ये तो एक कैरेक्टरलेस औरत है, ये है वो है। तो जो नसीरुद्दीन शाह होता है वो भी उसी नज़र से उस औरत को देखता है। फिर कुछ वक्त बाद नसीरुद्दीन शाह को ये भी पता चलता है कि अनुपम खेर का जो एक नाजायज़ रिश्ता है
वो इसी औरत के साथ चल रहा है, जिसको सुनकर वो बड़ा ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन अनुपम खेर उसे कन्विंस कर लेता है कि क्यों ऐसा हुआ है। वो बताता है कि शबाना के साथ मेरी कभी बनी ही नहीं, उसने अंडरस्टैंड किया ही नहीं है, और वो बहुत ही डिफरेंट औरत है। और मैंने उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी, बट उसने जो है अपने बाप को भी हमारे घर में ले आई। उसका भाई जो है वो रख सकता है अपने फादर को, वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, बट वो अपने यहाँ ले आई है ताकि मेरे पे नज़र रख सके। मुझे टॉर्चर करती है। शी इज़ नॉट अ गुड वाइफ, मतलब अपना डोमिनेट करती है। और बच्चा तो खैर उसने अब उसको चाहिए ही नहीं। तो फिर इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी शॉक्ड होता है, और उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसको लगता है कि शबाना आज़मी तो इतनी अच्छी लड़की थी। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर स्पेशली अरेंज मैरिजेस में क्या होता है कि जब हम कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। इनफैक्ट जो लड़के के घर वाले होते हैं वो भी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो भी परफेक्ट है, लड़की के घर वाले अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं, और जो लड़का लड़की हैं वो भी अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद पता चलता है कि परफेक्ट तो धोखा था, यहाँ तो हर चीज़ डिफेक्ट है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो वहीं से फिर प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आजकल जो है लड़का लड़की लव मैरिज ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं। उनको लगता है भाई हमें परिवार से क्या लेना देना, हमें लड़का लड़की दोनों से एक दूसरे से लेना देना है। तो जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे। तो इस वजह से भी आजकल लड़का लड़की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, वो कभी बाद में बात करेंगे। इनफैक्ट मैंने कई बार इसके ऊपर तो बात करी ही है। तो उसको काफ़ी शौक लगता है। उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि भाई जो हम देखते हैं दूसरे की ज़िंदगी को, हम कहीं ना कहीं कितना बेहतर मान लेते हैं। मतलब कि एक कहते हैं ना डिल्यूजन वर्ल्ड, ये जो डिल्यूजन वर्ल्ड जो होता है उस टाइम पर तो ये शब्द शायद था ही नहीं 80s के दशक में। लेकिन इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि दिखावे का, कुछ पल के दिखावे को हम सच मानकर जो है क्या से क्या सोचने लग जाते हैं, कितनी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। तो उस बेचारे की लाइफ, वो उधर जो नसीरुद्दीन शाह है वो अपना जो है अकेले अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। वो आधे से ज़्यादा तो शौक में होता है। कभी उसको सपने आ रहे होते हैं कि भाई बेचारी जो शबाना है वो तो बेसहारा हो गई है। उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता, उसको इतना शौक लगता है ना। तो अनुपम खेर उससे मिलता है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत बताता है कि मुझे तुझसे कुछ काम भी है। तो कहता है ठीक है कल मुझसे मिलना। तो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन जब उसको अगले दिन वो नहीं आता है तो वो कहता है कि क्यों नहीं आया। फिर अचानक से उसको ये पता चलता है कि जो अनुपम खेर है उसकी तो सडन डेथ हो गई है। वो बहुत शॉक्ड में हो जाता है। उसकी बीवी चीख चिल्ला रही होती है कि इतना पैसा ये वो। उसको पता होता है कि अनुपम खेर का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है, तो उसको पता होता है। तो कोई उसके लिए कोई ऐसी कोई शॉकिंग बात नहीं होती है। अनुपम खेर ही नसीरुद्दीन शाह को बताता है कि उसको तो सब कुछ पता ही है। तो वो बेचारा देखता है कि घर में वगैरह ये बिल वगैरह सब पे करने हैं, उसकी बॉडी पड़ी है, एम्बुलेंस बुलवानी है, जो भी रिचुअल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हो जाती है। फिर जो अनुपम खेर की मदर होती हैं वो उसको थैंक यू करती हैं कि भाई तूने सब कुछ ये फाइनेंशियली सब कुछ संभाला, थैंक यू सो मच। लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता कि भाई ये सब तो मैंने किया ही नहीं है, ये सारे पैसे तो मेरे पास, मुझसे तो किसी ने मांगे ही नहीं, मैंने तो दिए ही नहीं। तो फिर वो पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये सारा जो खर्चा है वो किरण खेर ने ही किया हुआ है। तो उसको गुस्सा आता है कि ये कौन होती है पैसा देने वाली। पहले तो घर में मेरे दोस्त के घर में जो है इसने आग लगा दी, अब आ गई है पैसा देने के लिए। तो वो जाता है उसको पैसे देने, तो वो कहती है, वो नहीं लेती है, और वो बता देती है उसको कि भाई ये विल है अनुपम खेर की, और कोई केस चल रहा था। तो वो सारी जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो सारी वो मैनेज कर देता है उसको।
मतलब वो कर देती है कि भाई ये उसकी चीज़ें हैं, ये उसके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दे दो उसको और ये कर लो। और फिर उसको पता चलता है कि अनुपम खेर और किरण खेर का एक बच्चा भी है, जो कि वो हैरान रह जाता है। और सच कहूँ तो अगर मैं ये कहूँ ना, तो मतलब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट मेरे को भी लगा कि अच्छा बच्चा भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब ऐसी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाना, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक ट्विस्ट रखा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो वो भी बच्चे को देख के शॉक्ड हो जाता है कि इनका एक अच्छा खासा बच्चा है। तो वहाँ पर ना जो नसीरुद्दीन शाह को फिर रियलाइज़ होता है, क्योंकि वो किरण की आंखों में वो दुख भी देखता है अनुपम खेर के जाने का। और उधर जो शबाना होती है, रो तो वो भी रही होती है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि भाई कौन मेरे दोस्त से लॉयल थी, किसे मेरे दोस्त की कदर थी। तो ये चीज़ उसको रियलाइज़ होती है और उसको अपने पे शर्मिंदगी होती है कि यार मैं इस औरत को कितना गलत जज किया कि ये औरत एक अय्याश है, बदमाश है, ये तो किसी की बीवी बनने लायक नहीं है, ये तो पति मरा तो छड़ी छांड हो गई, हंस बोल रही है। लेकिन यही औरत सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड रखी, उसने बड़ी ईमानदारी से उसकी विल वगैरह जो हैं वो सब उसको सौंप दी, उसके पास रखवाई हुई थी। क्योंकि उसको 1 साल पहले भी अटैक आया था हार्ट का, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसको शायद ये पता चल चुका था वो कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसीलिए जो है उसने सारा विल वगैरह बनाकर किरण खेर के पास रखवा दी थी, क्योंकि वो खुद भी एक लॉयर ही थी। और उसको काफ़ी अफ़सोस होता है। और फिर उसके बाद वो शबाना को जाकर ये कुछ पेपर्स वगैरह पकड़ाता है, तो कहती है हाँ मेरा भाई सब देखेगा। और वो देख चुका होता है कि इसको मेरे दोस्त के जाने के बाद जो है इसको कितना गम है, ये तो कहीं ना कहीं आज़ाद फील कर रही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसके ने ली ही नहीं है, ना बच्चे की ना किसी की। ये तो अपना आज़ादी से अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार है, एक तितली की तरह। तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि यार सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। मैं किसी के पीछे किसी के लिए नेगेटिव ओपिनियन बना रहा हूँ तो किसी के लिए पॉजिटिव बना रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे सबकी लाइफ की डेस्टिनी तो डिसाइडेड है ही। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए करो। ठीक है, इसकी भी हर चीज़ की भी ना एक लिमिट होती है। आप दूसरों के लिए सारा वक्त नहीं जी सकते, क्योंकि मैंने देखा है जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, वो जिनके लिए जीते हैं उनकी लाइफ में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो भी तंग आने लगती है कि क्या यार क्यों हमारे पीछे पड़े हो। और इस फिल्म में भी अनुपम खेर नसीरुद्दीन शाह को यही कहता है कि यार तू अपने पे ध्यान दे। क्योंकि वो अनुपम खेर के पीछे पीछे कि अनुपम खेर किससे मिल रहा है, क्यों नहीं वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा, क्या बात है। तो ये एक अच्छा मैसेज मुझे लगा। एक्चुअली इस फिल्म में बहुत सारे मैसेजेस हिडन हैं, जो ऐसी फिल्मों में ना बहुत बातें गहरी तरीके से बताने की कोशिश की जाती हैं। तभी इस तरह का सिनेमा बहुत कम लोग पसंद करते हैं और बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़ी डेप्थ में जाते हैं। हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हूँ, लेकिन जितनी मेरी सद्बुद्धि है, जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं अपनी समझ आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है जब आप ये फ़िल्म देखें, या ऑलरेडी अगर आपने ये फ़िल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आपने चीज़ों को नोट किया हो। तो मैंने जो चीज़ नोट करी वो ये है कि भाई दूसरों का भला भी ना आप एक लिमिट तक करो, दूसरों के लिए भी आप जो है लिमिट तक जियो। हम कहते हैं कि भाई तुझे मिला तो मुझे मिले बराबर है, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। अगर आपकी मदर ने खाना खाया तो आपका पेट थोड़ी ना भरा हुआ है, आपका पेट अलग है, आपकी माँ का पेट अलग है। चाहे भाई हो, हस्बैंड वाइफ हो, इवन बच्चे हो। हम कहते तो है, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन इतना भी इमोशनल मत हो जाओ कि खुद भी आप पागल जैसे हो जाओ। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो इंसान इमोशनल होते हैं ना, वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं।
कि उनको बस ये होता है कि भाई दूसरों का भला करना है, एक पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। और डिल्यूजन वर्ल्ड कि भाई अ, हम इस इंसान के लिए जो ज़िंदगी सोच रहे हैं वही बेस्ट होगी, ऐसा नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि आप किसी और की लाइफ के डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हो, किसी और की लाइफ की फ़िल्म को आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो, और उसमें वो सारे कैरेक्टर्स आप डालते हो जो आप डालना चाहते हो, और वो निकालते हो जो आप निकालना चाहते हो। ऐसा नहीं होता। इन शॉर्ट, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्ट्रेट वर्ड्स में कहूँ, कि किसी और की ज़िंदगी की फ़िल्म के डायरेक्टर आप ना बनिए, आप अपनी ज़िंदगी के डायरेक्टर बने। आपको कितने लोगों को, किन किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना है, नहीं रखना है, ये आपकी चॉइस होना चाहिए। कोई आपसे एडवाइस मांगे तो दो, नहीं मांगे तो ठीक है भाई। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, और फिर इस इंटरफेरेंस के चक्कर में उनकी खुद की हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा आपको लगेगा। और एक्टिंग के मामले में तो मैं किससे क्या बोलूँ, किसको क्या रेट करूँ, किसकी क्या तारीफ़ करूँ। मैंने अपनी चैनल पर नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, शबाना आज़मी, सबके बारे में बात करी है। यस, किरण खेर जी के बारे में मैंने बहुत कम बात करी है। तो मैं कहूँगी कि किरण खेर जी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, और अपने यंग डेज़ में तो वो बड़ी खूबसूरत थी, और आज भी बहुत स्मार्ट हैं, आज भी वो अच्छी दिखती हैं। ठीक है, बीच में वो बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और हम सब ने उनको इंडिया गॉट टैलेंट में एज अ जज देखा ही है, जो वो डांट देती हैं सबको। तो बहुत ही प्यारा उनका स्वभाव है, और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो अच्छा मुझे लगा उनको देखकर। अच्छा, इस फिल्म में ना आप लोगों के वो कौन है, एसीपी प्रतिमन भी आपको देखने को मिलेंगे एकदम यंग से। तो ये चीज़ भी मैंने देखी कि यार ये क्या है। अच्छा, मैं तो शॉक्ड हो गई उनको देखकर। एक्चुअली मैंने ये फिल्म ना 2 बार देखी है। तो वही वाली बात होती है कि जब आप देखो, मतलब पहले मैंने देखी थी इस फिल्म को 2018 या 19 में शायद मैंने देखी थी, और अब मैं देख रही हूँ 2026 में। तो काफ़ी मतलब चीज़ों को समझने का जो डिफरेंस है मैं देखती हूँ अपने आप में, कि पहले मैंने इस फिल्म को जब देखा था तो मुझे क्या फीलिंग आई, और अब जो मैंने देखा है तो मुझे क्या फीलिंग आई। ये मेरे खुद के भी ओपिनियन में मैंने डिफरेंस देखा। और हम जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, ये हर बार ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हम किसी को पहली ही नज़र में बहुत गलत जज कर लेते हैं। हमने उस औरत को, जैसे कि जैसे नसीरुद्दीन शाह ने किरण खेर के कैरेक्टर को जज कर लिया कि ये तो अय्याश औरत है, और देखो शबाना कितनी अच्छी है, कितनी घरेलू टाइप की है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो औरतें घरेलू होती हैं वो एक बीवी भी अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं होता है। और कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो बहुत फ्रैंक होती हैं, बहुत ओपन होती हैं अपनी चॉइसेस को लेकर, लेकिन उनके सीने में भी दिल होता है, और उनका दिल भी धड़कता है, और उनके दिल में भी एक सिंसेरिटी होती है उस शख्स के लिए जो उनको समझता है। वो उनकी तरफ कोई एक बार हाथ बढ़ाता है तो वो अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देती हैं, जो किरण खेर के चरित्र पे देखने को मिलता है कि वो सारा खर्चा उसके क्रिमेशन का उठाती है और किसी को बताती भी नहीं है। ठीक है, वो रिश्ता हो सकता है समाज की नज़र में ये रिश्ता गलत हो, और गलत है भी, कि शादीशुदा होते हुए किसी और औरत के साथ संबंध रखना ये गलत है। लेकिन बीवी को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जब मेरा पति मुझसे खुश नहीं है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन जब तक हम साथ में हैं हम एक दूसरे के साथ में हैं। और अगर हम साथ में नहीं रह पाए तो अलग होने के बाद फिर हम अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान को भी शामिल करें, फिर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि समाज का प्रेशर होता है, डर होता है, खुद अपनी भी गलतियाँ होती हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग अपनी और किसी और की ज़िंदगी को दांव पे रख देते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि भाई हम भी कोई परमानेंट तो इस दुनिया में है नहीं। कल को हमको कुछ हो गया तो हमारे बाद फिर इन रिश्तों का क्या होगा जिनको हमने समाज से छुपा कर रखा है। तो ये हम बात भूल जाते हैं।
क्योंकि हम इतने ज़्यादा हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल चाह कर भी नहीं हो पाते। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल और ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान को कभी नहीं होना चाहिए। बैलेंस रखना चाहिए कि जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशंस को लेकर आओ, और जहाँ प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है वहाँ लेकर आओ। तो ये बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन यही मतलब एक तरीके से अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने साथ न जाने कितनों के दिलों को दुखाओगे। तो ये फ़िल्म आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ़िल्म में कोई गाना नहीं है और एक पारसी कल्चर आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर भी ऐसे जब बहू शादी करके आती है तो जो होता है ना कि स्वागत में थोड़ा-सा गाने-वाने गाए जाते हैं, उनकी अपनी जो रिचुअल्स हैं। तो मैंने देखा है कि रिचुअल्स भी आस-पास ही होते हैं, चाहे पंजाबी कह लो, गुजराती कह लो या कोई भी रिलीजन कह लो, हर रिलीजन के अपने आसपास ही होते हैं। थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बट थोड़े थोड़े मतलब करीब करीब हो जाते हैं। तो और भी मैंने जैसे कि मुस्लिम्स का भी मैंने देखा है कि उनके भी जो रिचुअल्स हैं वो कुछ कुछ सेम होते हैं। जैसे हमारे में भी मेहंदी है, यहाँ पर भी मेहंदी है, बहुत सारे मतलब रिचुअल्स हैं, देना लेना जैसे कि शादी में होता है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, जितना भी मैं कल्चर को, दूसरों के कल्चर को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ आगे पीछे ही है, कोई गैप नहीं है कि टोटली बहुत डिफरेंट है। काफ़ी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखती हैं, तो अच्छा लगता है देखकर। तो ऐसा लगता है कि अच्छा इनमें भी ये होता है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस सबके A1 हैं, और कुछ ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, तो वो तो खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अच्छा लगेगा अनुपम खेर और किरण खेर को साथ में काम करते हुए, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों ने उन्हें साथ में किसी फ़िल्म में देखा है, तो ये अच्छा है। और शबाना आज़मी तो हैं ही तारीफ़ के काबिल। मैंने तो अपने चैनल पर उनकी कितनी फ़िल्मों को मैंने रिव्यू किया है, और नसीरुद्दीन शाह जी के बारे में भी मैंने कहा है, और वो बड़ा ही उनका ज़बरदस्त काम है। बिल्कुल वो पारसी कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व हैं कि आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये तो वाकई पारसी हैं, मतलब कैरेक्टर को घोल के पी गए हों। तो एक अच्छे एक्टर की यही निशानी होती है, और इसी वजह से जो है नसीरुद्दीन शाह जी इतने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छे डिफरेंट रोल कर रहे हैं। तो बस आप इस फ़िल्म को एंजॉय कीजिए, और जो मैंने इस फ़िल्म से सीखा है वही मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया कि दूसरों के लिए जियो, लेकिन अपनी जान पर बनाए वैसा ना जियो। ये याद मैंने खुद ने भी देखा है कि हम जिसके लिए, जिसकी लाइफ के लिए इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ करते हैं, वही इंसान जब पलट के बोलता है ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तो बहुत बुरा लगता है। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों की इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि बच्चों को सफोकेशन होने लगती है, फिर वही बोलते हैं अरे यार क्यों हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, हम कर लेंगे ना। तो पेरेंट्स को कैसे बुरा लगता है। तो यहाँ पर चाहे दोस्त हो, कोई भी हो जिससे आप कनेक्ट हो, आप उतना ही उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, उतना ही उसकी लाइफ को आप हैंडल करो जितना वो चाहता है। नहीं चाहता है उससे पूछ लो तो ही सही रहेगा, वरना बड़ा दिल दुखता है। तो बस इसी के साथ, और ये हाँ एक और बात कि भाई चमक धमक वाली ज़िंदगी जो होती है उसके पीछे की सच्चाई देखने की कोशिश करो। बस मैं यही बताना चाहती हूँ, और मैंने कई बार ये बोला है कि सोशल मीडिया पे हम चंद तस्वीरें देखकर, रील्स देखकर ऐसे पागल हो जाते हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई को जानना हम ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। तो ये भी इस फ़िल्म ने मुझे कहीं न कहीं सिखाया है और समझाया है। और आप सोचिए कि राइटिंग उस दौ वक़्त की राइटिंग, कितनी पुरानी फ़िल्म है, लोगों का कितना एक ब्रॉड विज़न होता था, कितना शार्प विज़न होता था, और कितनी अच्छी राइटिंग है, और कितने डीप डेप्थ में फ़िल्म बनाई है। मैं जानती हूँ ऐसी फ़िल्में थोड़ी-सी स्लो होती हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रख कर देखनी होती हैं, क्योंकि इन फ़िल्म्स को देखने के लिए आपके पास पेशेंस, टाइम होना चाहिए।
और इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप क्या टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे, क्या अपनी पेशेंस को इन्वेस्ट करेंगे। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने समझाने की, बताने की कोशिश की है उसमें मैं कामयाब रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच।